चैप्टर 8 खुली चुनौती। नॉर्थ प्रयागराज पुलिस स्टेशन का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कॉन्फ्रेंस रूम। कमरे की सफेद दीवारों पर टंगी ट्यूबलाइट की ठंडी रोशनी पूरे माहौल को और भी भारी बना रही थी। सामने लगे बड़े व्हाइट बोर्ड पर दर्जनों चेक मार्क्स, लाल घेरे, तीरों के निशान और आपस में उलझी हुई कड़ियां किसी अधूरी पहेली की तरह फैली हुई थी। विक्टिम हरीश मिश्रा की तस्वीर अब अकेली नहीं थी। उसके दाएं तरफ लगी थी किरण की फोटो। बेहद खूबसूरत, आकर्षक और ऐसी आंखें जिनमें किसी को भी बांध लेने की अजीब सी कशिश थी। बाईं तरफ था डॉक्टर विवेक चावला, हैंडसम, अमीर और अपने पेशे में बेहद कामयाब। इन दोनों दमकते चेहरों के बीच हरीश मिश्रा का साधारण, थका हुआ और बेहद सामान्य चेहरा अजीब तरह से बेमेल लग रहा था, जैसे वह इस कहानी का हिस्सा ही ना हो। न्यांश कुछ देर तक बिना पलक झपकाए बोर्ड को घूरता रहा। धीरे से उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे बार बार ऑन ऑफ करने लगा। टक टक टक। कमरे की खामोशी में लाइटर की वही छोटी सी आवाज गूंज रही थी। जब भी न्यांश किसी गहरी उलझन में फंसता था, यह उसकी पुरानी आदत थी। मानो दिमाग के अंदर दौड़ते सवालों की आग उसी छोटी सी लौ में उतर आती हो। ताविश जी द्वारा निकाली गई कुंडली और शुरुआती जांच दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी। हरीश मिश्रा अपनी पूरी जिंदगी में एक सीधा सादा, शांत और कानून का सम्मान करने वाला इंसान रहा था। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात थी। न उसकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी थी, न कोई ऐसा विवाद जो किसी के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर सके। वह उन लोगों में से था जो हमेशा टकराव से बचकर चलते हैं। इसीलिए यह सोच पाना भी मुश्किल था कि कोई इंसान उससे इतनी नफरत कर सकता है कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दे। यानी बदले की भावना से किए गए मर्डर की संभावना लगभग ना के बराबर थी। तो फिर सवाल सिर्फ एक बचता था, क्या यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक खतरनाक क्राइम ऑफ पैशन का मामला था? न्यांश की नजरें धीरे धीरे किरण और डॉक्टर विवेक चावला की तस्वीरों पर टिक गईं। अब तक दोनों के रिश्ते की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल के गलियारों में उड़ती फुसफुसाहटें, स्टाफ की अधूरी बातें और लोगों की नजरों में छिपे संकेत एक ही कहानी कह रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसे लोग खुलकर कहने से डर रहे थे। लेकिन क्या वे सचमुच प्रेमी प्रेमिका थे? इस सवाल का जवाब अभी भी रहस्य और शक की घनी धुंध में कहीं छिपा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, किरण की ड्यूटी पिछली रात ठीक 12 बजे से सुबह 8 बजे तक गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में लगी थी। ड्यूटी पर मौजूद हर स्टाफ मेंबर ने एक जैसी गवाही दी थी कि उन 8 घंटों में किरण एक पल के लिए भी अस्पताल से बाहर नहीं गई थी। यहां तक कि उन्होंने गायनेकोलॉजी बिल्डिंग तक नहीं छोड़ी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी उसी गवाही पर मुहर लगा दी। हरीश मिश्रा की मौत सुबह करीब 4 बजे हुई थी। मतलब कानूनी तौर पर किरण लगभग संदेह के घेरे से बाहर थी, क्योंकि उस समय उनके पास क्राइम सीन तक पहुंचने का कोई मौका ही नहीं था। हरीश मिश्रा के घर के सेफ्टी डोर यानी काई मेन गेट पर जबरन घुसने या लॉक तोड़ने का एक भी निशान नहीं था। खिड़कियों पर लगी भारी लोहे की ग्रिल भी पूरी तरह सलामत थी। मतलब साफ था, कोई बाहरी आदमी खिड़की तोड़कर अंदर नहीं आया था। अगर कातिल सच में क्राइम सीन तक पहुंचा था तो उसके पास घर की असली चाबी जरूर थी। न्यांश अस्पताल में ही किरण से चाबियों के बारे में पूछताछ कर चुका था। घर की सिर्फ 2 चाबियां थीं, एक किरण के पास और दूसरी इस वक्त पुलिस स्टेशन के एविडेंस रूम में सुरक्षित रखी हुई थी, जो हरीश मिश्रा की जेब से बरामद हुई थी। यानी अगर उस रात दरवाजा चाबी से खोला गया था तो सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, कातिल को चाबी किरण के जरिए मिली थी और यहीं आकर शक की सुई सीधे डॉक्टर विवेक चावला पर जाकर टिक रही थी। किरण के सबसे करीब रहने वाला वही आदमी अब इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन न्यांश के दिमाग में एक अलग ही बात चल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर सच्चाई इतनी सीधी निकली तो फिर इस केस में मजा ही क्या रह जाएगा। इतना हाई प्रोफाइल मर्डर और सॉल्यूशन इतना आसान नहीं। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ था। फिलहाल उनके पास सिर्फ असम्पशंस थे, कुछ अधूरे कनेक्शंस, कुछ सस्पिशियस बातें और ढेर सारे सवाल। लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक हाथ नहीं लगा था। क्या सच में डॉक्टर विवेक चावला हरीश मिश्रा की पीठ पीछे उसकी पत्नी के करीब आ चुका था? क्या वही उस रात क्राइम सीन तक गया था? और सबसे जरूरी,
क्या उस रात उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई मजबूत सफाई थी? न्यांश इन्हीं उलझी हुई कड़ियों को जोड़ने में डूबा हुआ था कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तेजी से खुला। राहुल लगभग भागते हुए अंदर आया। उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे अभी अभी किसी रेगिस्तान से दौड़कर आया हो। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आते ही वह कमरे में पानी ढूंढने लगा। भाई, प्यास के मारे जान निकल रही है, उसने हांफते हुए कहा। आज बाहर इतनी भयंकर गर्मी है कि लग रहा है सड़क पर अंडा फोड़ दो तो ऑमलेट बन जाए। लेकिन मेरा शक अब और स्ट्रांग हो गया है कि इस केस में कुछ बहुत बड़ा लोचा है। वह एक ही सांस में पूरा कप खाली कर गया। आप खुद सोचो, इतनी गर्मी में कोई इंसान पूरा फ्लैट बंद करके कैसे सो सकता है? छोटा सा अपार्टमेंट, सारी विंडोज बंद। अगर कोई पूरी रात ऐसे रहे तो वैसे ही दम घुट जाए। तभी ताविश जी भी उसके पीछे अंदर आए। उन्होंने आराम से कुर्सी खींची, अपना लैपटॉप खोला और शांत आवाज में बोले, घर में एसी लगा हुआ है छोटे, इतनी भी गर्मी नहीं लगेगी। और हाँ, मेरे लिए भी एक ग्लास पानी डाल देना, कोल्ड हो तो और बढ़िया। राहुल ने सबके लिए डिस्पोजेबल कप में पानी भरा। उधर न्यांश चुपचाप अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। चाय का स्वाद वाकई कमाल का था। असल में वो कोई आम चाय नहीं बल्कि प्रीमियम क्वालिटी की स्पेशल इंपोर्टेड चाय थी। वाह भाई, चेतन ने तुरंत ताना मारा। हम लोग यहां सादा पानी पी रहे हैं और साहब के लिए स्पेशल इंपोर्टेड चाय चल रही है। अगर इतनी ही जलन हो रही है तो खुद बनाकर पी लो। राहुल ने बिना शर्माए तुरंत जवाब ठोक दिया। कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। फिर वह तुरंत सीरियस होकर बोला, वसंत कुंज सोसाइटी के मेन गेट से लेकर विंग नंबर 3 तक, जहां हरीश मिश्रा रहता था, रास्ते में सिर्फ 2 ही वर्किंग क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरास मिले हैं। उसने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन खोलते हुए आगे कहा, फुटेज में साफ दिख रहा है कि हरीश अपनी कार से वापस लौटा था। वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन मैंने नंबर प्लेट का स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। अभी ताविश भाई को भेज देता हूं, शायद वो इसे एनहांस कर पाए। न्यांश ने तुरंत बात पकड़ते हुए पूछा, मतलब वह घर अकेला वापस नहीं आया था? राहुल ने गंभीरता से सिर हिलाया। एग्जैक्टली भाई, जिस हालत में उसने हैवी ड्रिंक कर रखी थी उसमें उसका खुद ड्राइव करके आना मुश्किल था। साफ लग रहा है कि कोई उसे छोड़ने आया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने पूरी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज कई बार खंगाल ली, फिर भी उस इंसान का चेहरा कहीं साफ नहीं दिखा। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ आगे कहा, या तो वह हर बार कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में रहा या फिर जानबूझकर उसकी पीठ कैमरे की तरफ थी। कमरे का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। न्यांश ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, कोई खास हुलिया, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी जिससे पहचान बन सके? राहुल कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक बोला, 1 मिनट, एक्सप्लेन करने से आसान है कि आप खुद देख लो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और गैलरी खोलकर स्क्रीन न्यांश की तरफ बढ़ा दी। न्यांश ने फोन हाथ में लिया, लेकिन अगले ही पल उसे ताविश जी की तरफ बढ़ा दिया। इसे लैपटॉप पर डालो। कुछ ही सेकंड बाद तस्वीर बड़ी होकर स्क्रीन पर उभर आई। फोटो बेहद धुंधली थी, लो रिजोल्यूशन क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन स्क्रीनशॉट, जिसमें चेहरे तो छोड़ो, ठीक से आउटलाइन तक साफ नहीं दिख रही थी। स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ टाइम स्टैम्प चमक रहा था। रात 12:15। तस्वीर के बाईं तरफ एक ब्लैक ऑडी खड़ी थी। मॉडल देखकर लग रहा था कि वह नई ऑडी HL थी। पैसेंजर साइड का दरवाजा खुला हुआ था। गहरे रंग की टी-शर्ट पहने एक आदमी कार से बाहर निकल चुका था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीठ कैमरे की तरफ थी, लेकिन उसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक हरीश मिश्रा से मिल रही थी। चेतन तुरंत स्क्रीन के करीब आ गया। धत तेरे की, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सिर्फ पीछे से देखकर तुम कैसे बोल सकते हो कि यह हरीश मिश्रा ही है? अरे जीनियस, राहुल ने हल्की अकड़ के साथ अपनी कॉलर ऊपर की। उसके हाथ में जो प्लास्टिक बैग है वो देखो, कुछ फेमिलियर लग रहा है। न्यांश की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उसे क्राइम सीन का हर छोटा डिटेल याद था। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, क्राइम सीन पर डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बिल्कुल ऐसी ही प्लास्टिक बैग मिली थी, जिसके अंदर रेस्टोरेंट से पैक्ड मटन कोरमा रखा था। मानना पड़ेगा राहुल भाई, तुम्हारी खोजी आंखें सच में कमाल की हैं। ताविश जी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। तुम में तो पैदाइशी जासूस वाले पूरे लक्षण दिख रहे हैं। राहुल ने तुरंत कॉलर सीधी की और हल्की अकड़ के साथ मुस्कुरा दिया। लेकिन न्यांश का ध्यान तारीफों पर नहीं था। उसकी नजर अब सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई थी, उस ऑडी का नंबर। ताविश भाई,
उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, इस गाड़ी का नंबर निकालिए, बस 2 मिनट छोटे। ताविश जी ने लैपटॉप पर उंगलियां दौड़ाते हुए कहा, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूरे पुलिस स्टेशन में उनकी टेक्निकल स्किल्स और लाइटनिंग फास्ट स्पीड के चर्चे थे। लोग मजाक में कहते थे कि ताविश जी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन फुटेज से इंसान का राशिफल तक निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर फोटो जूम होने लगी, ब्लर हटने लगा, नंबर प्लेट धीरे धीरे साफ होती चली गई। कमरे में सन्नाटा पसर गया। इतनी देर में शायद किसी ने सिगरेट तक पूरी नहीं जलाई होगी। और इधर ताविश जी ने उस ऑडी का पूरा रिकॉर्ड निकालकर सामने रख दिया था। लेकिन जैसे ही कार मालिक की डिटेल्स स्क्रीन पर उभरी, सबके चेहरे एक साथ सख्त पड़ गए। कार किसी और की नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर विवेक चावला की थी। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल और चेतन एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन न्याश, उसके चेहरे पर शॉक नहीं बल्कि कंफ्यूजन था। उसे यह सुराग जितना बड़ा लग रहा था, उतना ही अजीब भी। किसी शादीशुदा औरत के करीब आना एक बात थी, लेकिन उसी औरत के पति के साथ इतनी खुली दोस्ती, और सबसे बड़ी बात, अगर वही कातिल था तो वह खुद विक्टिम को उसकी कार से घर छोड़ने क्यों आया? इतनी बेफिक्री, इतनी ओपननेस? नहीं, कुछ तो गलत था। नियांश की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। क्या यह खुद को बहुत ज्यादा साफ दिखाने की कोशिश थी? एक ओवर स्मार्ट मूव। डॉक्टर विवेक चावला कोई साधारण इंसान नहीं था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान का टॉपर रह चुका विवेक बेहद तेज दिमाग, शांत स्वभाव और हर कदम सोच समझकर उठाने वाला इंसान था। ऐसा इंसान अगर मर्डर प्लान करेगा तो क्या सच में अपने पीछे इतने सीधे सबूत छोड़ देगा, या फिर वह पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था? यही सोचते सोचते नियांश को अचानक फोरेंसिक रिपोर्ट याद आई। क्राइम सीन पर किसी बाहरी इंसान का एक भी निशान नहीं मिला था। न कोई अननोन फिंगरप्रिंट्स, न कोई अलग फुटवेयर मार्क्स, न कोई स्ट्रे डीएनए ट्रेस, कुछ भी नहीं। यह याद आते ही उसके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं उभर आईं। उसने तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में दोबारा कॉल मिलाया। सोनिया, तुम्हारी तरफ से कोई नया अपडेट? सुबह से सोनिया बिना रुके काम कर रही थी। थकान उसके चेहरे और आवाज दोनों में साफ झलक रही थी। क्राइम सीन से लौटने के बाद भी वह लगातार एविडेंस एनालिसिस में लगी हुई थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा वही था। उस घर के अंदर सिर्फ हरीश मिश्रा और उसके परिवार के लोगों के ही निशान मिले थे। किसी चौथे इंसान की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। फोन कटते ही नियांश ने मोबाइल धीरे से कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया। अब उसकी उलझन और गहरी हो चुकी थी। डॉक्टर विवेक चावला जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस और लेयर्ड खिलाड़ी था। राहुल, नियांश ने गंभीर आवाज में पूछा, उस सोसाइटी की लिफ्ट में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन नहीं लगा था क्या? लगा तो है भाई, राहुल ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन फुटेज में कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा। फिर वह थोड़ा रुका और बोला, हाँ, इमरजेंसी स्टेयरवेल में कोई कैमरा नहीं है। अगर कोई सीढ़ियों से ऊपर गया हो तो। नियांश के होठों पर हल्की सख्त मुस्कान उभरी। उसने कुर्सी से उठते हुए धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वह चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबसे पहले उसे यहां लाओ। उसकी आंखों में अब वही शिकारी ठंडापन लौट आया था। सच निकले या झूठ, लेकिन एक बार आमना सामना तो बनता है।